नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आपको लेके चलूंगा आज की कहानी में। अब जगह का नाम है झारखंड। ये जो घटना घटी थी ना, साल था 2001 का। ये घटना जो घटी, उनका नाम है, जिनके साथ घटी उनका नाम है नरेश। और नरेश एक ट्रक ड्राइवर, उम्र लगभग 27 साल का रहा होगा 2001 में। आज जो नरेश थे ना तो कभी कोई गलत काम करते थे, यानी कोई नशा पानी का शिकार भी नहीं थे। अब वो ट्रक ड्राइवरी की नौकरी करते थे। अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को पालन पोषण करते थे। और थोड़ा बहुत उनका खेती बाड़ी भी था। पिता उनका खेती बाड़ी का जिम्मा संभाले हुए थे। अब लेकिन एक उनके अंदर में एक वो था, अभिलाषा था नरेश के मन में कि मैं दूसरे की नौकरी कब तक करूंगा, क्यों ना अपना एक खुद का ट्रक खरीद लूं, चाहे वो सेकंड हैंड पुराना क्यों ना हो, लेकिन होगा तो अपना ना। लेकिन अब उनको पता नहीं था कि जो ट्रक खरीदने जा रहे हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आने हैं। कहते हैं ना कि जब विपदा आती है ना तो बता करके नहीं आती, कुछ संकेत जरूर दे जाती है। अगर आप उन संकेतों को समझ लेते हैं तो अब जहां तक हो सकता है अपना अब बचाव कर सकते हैं, संभल सकते हैं। लेकिन संकेत समझने वाला तो चाहिए। खैर, ये सब करने के बाद अब जो नरेश ड्राइवर थे ना, अपने पिता से सलाह लिए कि पापा, मुझे अपना ट्रक खरीदना है। तो पापा एकदम चौंक गए। कैसे बेटा, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? नरेश अपने पिता को मनाने लगे कि पापा, ऐसा करते हैं, खेत को गिरवी रख लेते हैं और हम नया ट्रक नहीं खरीदेंगे, हम पुराना ही ट्रक खरीदेंगे। और मैंने ट्रक देख भी लिया है। अब एक तरह से सारा प्लान तैयार करके नरेश अपने पिता के पास अब गए थे ताकि उनको मना सके, खेत को गिरवी रख सके और पैसा अब ले सके। लेकिन नरेश के पिता समझाते रहे कि बेटा देखो, तुम ड्राइवर की नौकरी कर रहे हो ना, वही करो। उसी से अगर हमारा भाग्य चमकेगा तो तुम खुद का अपना नया ट्रक खरीद सकते हो। बेटा, ये ट्रक खरीदना हम लोग की बस की बात नहीं है। बस यही तो हमारी जमीन है जिससे हमारी अब फसल निकलती है, जिससे हमारा घर का पालन पोषण होता है। अब तुम कुछ पैसा देते हो और उससे हम घर परिवार चला पाते हैं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा काम मत करो। लेकिन जब नरेश को अब दिमाग में बैठ चुका था, नहीं, अपना ट्रक तो लेना ही है। माँ से अब जाके बोलो कि पिता का मनाओ। अब माँ भोली भाली तो थी ही, अब नरेश को बात को अब मान गई। अपने पति को समझाने की कोशिश करने लगी कि आखिर लड़का तो सही कह रहा है ना, अगर वो ट्रक खरीदना चाहता है तो जो कमाएगा तो अपना ही घर आएगा ना, कहीं बाहर तो नहीं देगा। खैर, अब जो नरेश के पिता थे अब मान गए। खेत गिरवी रख करके अब उतना पैसा इकट्ठा किया गया। अब फिर जाकर के नरेश, उन पैसों में भी वो ट्रक आने वाला नहीं था। अब वो जो कर्जे वाले से बाकी पैसा, मतलब 3 हिस्सा पैसा तो खुद का था और 1 हिस्सा पैसा कर्जा लिया था उसी ट्रक पर कि जैसे जैसे कमाते जाऊंगा आपके किस्त चुकाते जाऊंगा। 1 महीने का किस्त, एक रकम बांध रखी थी कि हर महीने में इतना पैसा दूंगा। अब जो कर्जे वाला था वो भी मान गया कि चलो भाई, अच्छी बात है, हमारा अब हर महीना पैसा मिलता रहेगा। अब ट्रक नरेश खरीद लिए। सेकंड हैंड का ट्रक था। और ट्रक जब सब कुछ हो गया और जब वो स्टार्ट करने लगे ना, और तभी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। ट्रक के इंजन से धुआं निकलने लगा था। अब एक तरह से उस टाइम संकेत तो अब मिल रहा था नरेश को कि ये ट्रक सही नहीं है तुम्हारे लिए। ट्रक खुद बता रही थी, लेकिन संकेत नरेश समझ नहीं पाए। अब तो मन में ठान लिया था, पैसा कौड़ी अब सब कुछ हो चुका था, एक तरह से सौदाबाजी
पक्की हो गई थी, कागज सब कुछ कंप्लीट हो गए थे। अभी भी चाहते नरेश ना तो ट्रक को वापस कर सकते थे, उनके पास में मौका था। जिस कंडीशन में अब धुआं निकल रहा था इंजन से, अब वो घबरा गए थे। लेकिन जिसका ट्रक था वो भी सियाना आदमी था। वो कहने लगा कि देखो काफ़ी दिन से ट्रक अभी ये खड़ा रहा है, कोई चलाता तो था नहीं, तो आप इसको एक बार सर्विस करा लो और सब कुछ सही हो जाएगा, मक्खन की तरह ट्रक चलेगी। अब बात का विश्वास कर लिए नरेश। सीधा तो लड़के थे, उनको ज़्यादा फरेब तो आती नहीं थी, ना कोई अब ऐसे तेज तरार लड़के थे। बस वो मान गए। इसके बाद ट्रक को मिस्त्री को बुलाया गया। मिस्त्री आकर के ट्रक को कंडीशन देखा और तब बोला कि इसमें अब सर्विस तो करना पड़ेगा। पैसे की डिमांड उसी वक्त से होने लगा। वो पैसा जिसका ट्रक था उसने तो नहीं दिया, अब इनको ही देना पड़ा। लेकिन सोचे चलो पहली बार है, अब पैसा लगा लेते हैं, आगे हमारा कोई तकलीफ नहीं है। अब ट्रक स्टार्ट मिस्त्री ने कर दिया, सर्विस हो चुकी थी। इसके बाद नरेश अब ट्रक को चलाने लगे। लेकिन गाहे बगाहे ऐसी जगह पर ट्रक खड़ा हो जाता था जहां पर सुनसान इलाका होता था, और वो भी रात के वक्त में। तो नरेश घबरा जाते थे, समझ में नहीं आता था कि अब क्या करें। लेकिन कुछ देर तक ट्रक बिल्कुल खामोश रहता। नरेश कोशिश पर कोशिश करते रहते, लेकिन उनकी कोशिश से ट्रक चलता नहीं था। और आखिरकार जब नरेश निराश हो जाते ना, तब कोशिश करना छोड़ देते। एक आध घंटा उसी ट्रक में बैठ जाते, अपना सर पकड़ करके कि मैंने कैसा ट्रक खरीद लिया, मुझे ये ट्रक खरीदना नहीं चाहिए था। अब फिर जब ट्रक स्टार्ट करते ना, ट्रक मक्खन की तरह स्टार्ट हो जाता था। अब तो ऐसा होने लगा था। ये बात उनको नरेश को समझ में नहीं आ रही थी। फिर अपने ट्रक को मैकेनिक के पास लेके, मैकेनिक ने सब कुछ देखा, बोला सब कुछ तो सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो समस्या जो थी ना, उसका समाधान मिल नहीं रहा था। एक बार तो नरेश बताते हैं कि मैं आधी रात को एक ऐसी जगह में फंस गया था जो जंगल ही जंगल था, वीरान जगह पर। मैं घंटों तक ट्रक को स्टार्ट करता रह गया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तब मैं गर्मी का दिन था, मैं थक हार करके अब केबिन में ना बैठ करके और एक गमछा बिछा करके रोड के किनारे आ बैठा था। अब मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने ऐसा क्यों ट्रक खरीदा। मुझे ये ट्रक शुरू दिन में ही पता लग गया था कि ये ट्रक सही नहीं है, लेकिन मैं अपनी जीत पर रहा और उसका नतीजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। तभी फिर उनका ध्यान ट्रक के अब तरफ गया, तो वहां से इंजन की तरफ से एक सफेद धुआं निकल रहा था। और जब वो सफेद धुआं दिखे ना, तो हैरान रह गए थे। अब सफेद धुआं एकदम गाढ़ा गाढ़ा इंजन की ओर से निकलता जा रहा था। अब तो जो नरेश थे ना, घबरा गए थे कि अरे मेरे ट्रक में आग लग गई क्या, आग लगी क्या, मेरा तो सारा पैसा अब बर्बाद हो जाएगा, मैं कर्जे वाले को कैसा किस्त दूंगा। एकदम नरेश कांप गए थे। जब अपना ट्रक के पास उस धुआं को बुझाने के लिए पहुंचते हैं, तब तक वो धुआं साफ हो जाता है। इंजन खोल के देखते हैं, ना तो कोई तार जला हुआ है, ना कोई ऐसी चीज का नुकसान हुआ है। तो आखिर धुआं उठा कहां से था, समझ में नहीं आया। इसके बाद नरेश तो घबरा गए थे। फिर स्टीयरिंग संभालते हैं और चाबी घुमाते हैं और ट्रक फिर मक्खन की तरह स्टार्ट हो जाता है। ये खेल उनको समझ में नहीं आता है कि मेरे ट्रक के साथ में हो क्या रहा है। जब मैं खरीदने गया था तब भी इंजन से ऐसा ही धुआं निकला था, और आज भी आधी रात के वक्त और धुआं दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है? फिर दोबारा अब माल वोल उतार करके अब उसी मैकेनिक के पास पहुंचे कि भैया तुम ट्रक को अच्छी तरह से चेक करो। अब फिर इसमें धुआं हमें दिखाई दिया, और ट्रक तो अब अपनी मर्जी से चलता है, इसमें ऐसा क्या नुक्स है, उसको निकालो भाई। मैकेनिक लगा रहा, लेकिन सब चीज अपनी जगह पर परफेक्ट था। लेकिन फिर भी
वो ऐसी कुछ चीज़ों पर डाउट था, उसको बदल दिया। अब बोला कि भाई अब बिल्कुल ट्रक में कोई कमी नहीं है, अब चलाओ और ठीक है सब। नरेश बार बार ट्रक को बंद किए, स्टार्ट किए, ट्रक तो मक्खन की तरह स्टार्ट हो ही जाता था। लेकिन उसी रात को फिर वही चीज नरेश के साथ में हुआ। जब एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे माल छोड़ने के लिए, तब फिर वही हुआ। ट्रक अचानक गड़गड़ा के रुक गई और इंजन में से सफेद धुआं निकलने लगा, धुआं गाढ़ा गाढ़ा। अब देख करके अब उछल पड़े थे कि फिर हमारी ट्रक में आग लग गया है। ऐसा धुआं ही दिखता था और धुआं में जलने की बदबू भी आती थी, जैसे कोई चीज अंदर जल रहा हो। जान बचाने के लिए ट्रक से कूद पड़े और दूर जाकर के अब ट्रक की तरफ देखने लगे कि आज तो ट्रक जली जाएगा। ऐसा लग ही रहा था जैसे गाढ़ा धुआं निकल रहा था। बड़े परेशान थे नरेश, लेकिन वो धुआं कुछ ही देर के बाद में बिल्कुल शांत हो गया। हिम्मत करके अब ट्रक में पहुंचते हैं, इंजन खोल के देखते हैं तो ऐसा कोई संकेत, कोई निशान उनको मिल ही नहीं पा रहा था कि कहीं पर आग लगा हो। पूरा वायरिंग, बैटरी से लेकर हर चीज तक उन्होंने चेक कर लिया। ये क्या हो रहा भाई ट्रक के साथ में मेरा? अब वो अपना माल ढोने में अब कठिनाई हो रही थी, वक्त पर पहुंच नहीं पाते थे। खैर उस रात को फिर ट्रक स्टार्ट करके अपने जहां माल छोड़ना था आज छोड़ दिए, लेकिन इस बार वो चक्कर नहीं लिए, सीधा अब घर की ओर लौटे। उनके मन में अलग विचार आ रहा था कि जरूर ये धुआं निकल रहा ना, इस ट्रक में कोई जादू है, कोई इसमें प्रेत आत्मा है, हमें किसी तांत्रिक से दिखाना चाहिए, तभी हमारा ट्रक सही चल पाएगा। घर पर आकर अपने पिता को बोले, माँ का बोले। माँ पिता भी हैरान रह गए। वो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान में तो हम भूत प्रेत को आते हुए देखा है, कोई साया सवार हो जाती है, लेकिन ट्रक के अंदर में कोई साया हो, कोई भूत प्रेत हो, मैंने आज तक बेटा सुना तो नहीं, लेकिन संभव ऐसा भी नहीं है कि ना हो सके। जरूर जब तुम कह रहे हो, तुम उन चीजों को देखे हो, तो तांत्रिक को बुला कर दिखा देते हैं। इसके बाद अब जो नरेश के पिता थे, अब एक तांत्रिक को लेके आए। तांत्रिक पूरा अब ट्रक का निरीक्षण किया और वो भी कह दिया कि नहीं, इसमें कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जो अब ट्रक में है ना, कोई अंदरूनी गड़बड़ है, इंजन में समस्या है। अब तांत्रिक भी आके देख चुके थे, अब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इसमें कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं। अब क्या करें? आप आखिर अपने काम पर लग गए, माल ढोने लगे, अब लोगों का सामान पहुंचाने लगे। अब फिर 2 दिन तक ट्रक बिल्कुल सही चला। अब फिर एक जगह पर, ऐसी जगह पर आकर के ट्रक घड़घड़ा के रुक गया और सफेद धुआं दिखाई देने लगा, बदबू भी आने लगी। नरेश एकदम बौखला गए। अब वो समझ चुके थे कि जो तांत्रिक बाबा आए थे ना, वो शायद उनको पकड़ में नहीं आया, फिर वही चीज हमें दिखाई दे रहा। डर गए नरेश, और वो भी रात, आधी रात के वक्त। जहां पर उनका ट्रक रुका हुआ था ना, थोड़ी ही दूरी पर शमशान था। शमशान का बोर्ड पुराना जरूर था, लेकिन रात में चांद की रोशनी में अब नरेश जी पढ़ चुके थे। अब तो उनका दिमाग और खराब हो गया कि जरूर हमारे ट्रक के अंदर में कोई भूत भूतनी है, और तभी तो मेरे साथ में हो रहा। तांत्रिक बाबा सही ढंग से हमारे ट्रक को चेक नहीं कर पाए, और इसके बाद ट्रक छोड़ करके वो बाहर निकल गए थे। अब रोड के साइड में अब खड़ा होकर के इंतजार करने लगे कि कब धुआं ट्रक से निकलना बंद हो और कब मैं अपने ट्रक को लेके चलूं। ऐसा उनके साथ में कई बार हो चुका था। डरे हुए, घबराए हुए और इंतजार कर रहे थे। धुआं जो था ना, आज कुछ ज्यादा ही निकल रहा था। अब पहले से गाढ़ा धुआं, सफेद सफेद धुआं दिखाई दे रहा था। और आखिरकार नरेश की आंखें जब चौड़ी और हो गई, उनकी आंखों में दहशत दिखाई देने लगी जब धुआं एक औरत का रूप
धारण कर लिया। और वो औरत का रूप देख करके धुआं को अब एक तरह से अब डर चुके थे। बदन पूरा कांप गया था और उनको तो शक था कि जरूर हमारे ट्रक के साथ में ऐसा कुछ है, तभी तो हमारा ट्रक अब कहीं पर रुक जाता है, धुआं दिखाई देता है, बदबू आता है, जरूर हमारे ट्रक में ऐसी कोई समस्या है। और वो समस्या अब नरेश को देख रही थी। देखे कि वही धुआं, जो सफेद धुआं था, गाढ़ा धुआं, एक औरत का रूप धारण कर लिया था। और इसके बाद वो धुआं ट्रक से निकलना बंद हो चुका था और धुआं रूपी औरत जो थी अब वो ट्रक से बाहर निकल आई थी। और फिर इधर उधर उसकी गर्दन मुड़ती हुई दिखाई दी, जैसे वो देखना चाहती है कि आसपास में कोई है तो नहीं। लेकिन उस टाइम में जो नरेश थे ऐसी जगह पर अब छिपे हुए थे, शायद वो औरत देख नहीं पाई। और इसके बाद धुआं ही जैसे दिखाई दे रही थी। कभी नरेश बोलते हैं कि कभी कभी तो उसका चेहरा नजर आ जाता था और देखने में अब ऐसी लग रही थी कि कोई खूबसूरत लड़की हो, जवान लड़की हो। अब फिर वो धुएं में बदल जाती थी और इसके बाद इधर दाएं बाएं देखते हुए अब फिर वो जिधर शमशान था ना, शमशान की साइड में चल पड़ी थी। वास्तव में नरेश दहल कर रह गए थे। उनका हौसला अब जवाब दे चुका था, लेकिन लाखों रुपया उनका ट्रक में लगा था। एक तरह से पूरी जो जिंदगी की पूंजी थी उनकी, खेत बधार सब गिरवी रख करके, कर्जा ले करके, और सब अब उनका पैसा ट्रक में लगा हुआ था। उसको छोड़ करके कैसे भागते। आप एक तरह से अपने मन को शांत करने लगे कि शांत हो जा भाई, शांत हो जा, ये सब क्या हो रहा है। ये जो धुआं रूपी औरत है जा कहाँ रही है। आप एक तरह से अब नरेश जो थे ना, अपने मन को कड़ा कर लिए कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं इसका पर्दाफाश करके जरूर रहूंगा। ये कौन औरत मेरे ट्रक के अंदर में रहती है और गाहे बगाहे मेरा ट्रक को खराब कर देती है। मेरा तो सारा काम ही खराब हो जाता है। अब पैसे का जो कर्जा था उसका किस्त देना और ऊपर से खेत को गिरवी रख करके और ट्रक खरीदे थे। अब वो ही जानते थे कि उस टाइम उनके दिल पर क्या गुजर रही थी। आखिरकार उनको अब एक तरह से तैस आ चुका था। अब वो गुस्से में आ चुके थे कि चलो इस औरत को देखते हैं जो हमारे ट्रक से धुआं के रूप में निकली है, ये जा कहाँ रही है। वो जो धुआं रूपी औरत थी, लड़की थी, उसी रास्ते पर जा रही थी जो शमशान का रास्ता था। और इसके पीछे, बहुत पीछे, नरेश जी उसका पीछा कर रहे थे। वो आगे आगे जा रही थी, नरेश जी पीछे पीछे जा रहे थे। आखिरकार वो शमशान के अंदर पहुंच गई थी। अब नरेश जी शमशान के अंदर तो नहीं गए, लेकिन शमशान के बाहर एक झाड़ी की ओट में अब छिप करके अंदर देखने लगे थे। आसमान में चांद की रोशनी भरपूर थी, शायद आज पूर्णिमा की रात थी और तभी तो चांद बड़ा सा दिखाई दे रहा था। वो औरत, लड़की जो गई थी ना शमशान में जाकर के, वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। अब जो नरेश थे ना, अब उनकी नजरें हर तरफ तलाश कर रही थी कि आखिर ये कौन थी। धुएं के रूप में निकली और फिर इंसान बन गई, और फिर परिवर्तित धुएं में कभी हो रही है, कभी इंसान बन रही है। आखिरकार शमशान में आकर के कहाँ गायब हो गई। इधर उधर अपने नजरें अब टिकाए देखते रहे और आखिरकार वो चौंके। जहां पर एक चिता जला हुआ था, अब उसकी आग जो अब ठंडी हो रही थी, वहां पर एक कोई लोग बैठा हुआ दिखाई दिया। और वो औरत जो धुएं के रूप में निकली थी अब वहीं पर खड़ी नजर आई। वो कौन था जिसके पास में गई थी, अब वो सही ढंग से देख नहीं पाए थे, लेकिन इतना जरूर समझ गए कि औरत जरूर वहां पर किसी से मिलने के लिए आई है। अब कौन शख्स हो सकता है, या तो कोई साधु संत होगा या फिर कोई अघोरी तांत्रिक होगा। जरूर उनके मन में यही ख्याल आया। काफी देर छिपा रहे एक तरह से। जब वो औरत वहीं पर खड़ा रही और वो साधु जो भी था बातचीत
तो बहुत दूर से थी तो साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे उस लड़की से वो व्यक्ति, जो भी साधु हो या कोई अघोरी साधु हो, वो बातचीत कर रहा था, लेकिन दूरी ज़्यादा थी, इसलिए बातचीत समझ में नहीं आया। लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये लड़की अब ट्रक से निकल गई है, तो हमें वापस हो जाना चाहिए। अब तो मैं सब कुछ जान चुका हूँ। और उसके बाद नरेश चालाकी किए, सीधा दौड़ते हुए अपने ट्रक के पास आ गए। ट्रक स्टार्ट किए और ट्रक स्टार्ट भी हो गई। और इसके बाद वो उस जगह पर रुके नहीं। ट्रक अपना अंधाधुंध दौड़ाते हुए आगे की तरफ निकल गए। हाथ पैर जरूर कांप रहे थे। जब अपनी आंखों से उस लड़की को देखा धुएं से इंसान बनते हुए, तब तो वो समझ गए थे कि माजरा यही था। इसी वजह से मेरा बार बार ट्रक। इसके बाद जो नरेश जी थे ना, अपने ठिकाने पर पहुंच गए थे सुबह के टाइम में, लेकिन डरे हुए थे। अब अपने जो जानने वाले लोग थे यहाँ पर, जो ड्राइवर थे और जिनसे उनकी दोस्ती थी, वो भी वहाँ पर मिल गए थे। सारी बात अब अपने दोस्तों को बताने लगे कि भाई ऐसा ऐसा मैंने सब कुछ देखा है। तब उनके जो ड्राइवर दोस्त थे कहने लगे कि भाई ये तो बड़ा दुखदाई बात है, ये तो बात सही नहीं है, बात बड़ा डेंजरस है। तुम्हारे ट्रक के साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, जरूर तुम्हें तांत्रिक से दिखाना चाहिए। लेकिन नरेश बताया कि हमने तांत्रिक को दिखाया था और उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे ट्रक के अंदर में कुछ भी कोई साया तक नहीं है, तो अब हम कहाँ जाए। तब नरेश का दोस्त जो ड्राइवर था वो कहने लगा कि तुमने उस श्मशान में जो तुम बता रहे थे कि वहाँ पर कोई साधु जैसा बैठा हुआ था, तो तुम क्यों ना उसी श्मशान में जाओ दिन के टाइम में और उससे जाके मिलो, वो तुम्हारी समस्या जरूर हल करेगा। उसको पता है कि वो कौन है, और तभी तो उसके पास में जाकर के गई थी जिससे वो बातचीत कर रहा था। तुम्हें उसी श्मशान में जाकर के अब उसको ढूंढना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। अगर वो मिल गया तो उससे बातचीत करना चाहिए। अब नरेश को एक तरह से उनके साथी ड्राइवर ने दिमाग में बिठा दिया, और नरेश को भी विश्वास हो गया कि मेरे साथी ड्राइवर सही कह रहे हैं, मुझे यही काम करना चाहिए। वापस हो लिए अपना ट्रक लेकर के, खाली ही, जबकि माल मिल रहा था, कहीं और का चक्कर था। लेकिन कहे कि नहीं, पहले इस झंझट से हमें मुक्त होना है, बाद में माल तो ढोते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन जब ट्रक ही स्वस्थ नहीं रहेगा, अब सही ढंग से चलेगा नहीं, दोस्तों का कहना है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमारा भी नुकसान हो सकता है। अब डरे हुए नरेश अब उस शमशान में पहुंच जाते हैं, घंटों की सफ़र करके, दोपहर के वक्त में। और जब शमशान के पास रोड पर ट्रक खड़ा करके और उस शमशान में जाते हैं, और तब देखते हैं कि वो शमशान में पूरा एक तरह से खाली पड़ा हुआ है। जिस जगह पर मुर्दा जल रहा था, रात को देख के आए थे, अब वहाँ पर कोई था ही नहीं। अब आसपास में देखने लगे, लेकिन कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर जरूर खेत में काम कर रहे थे लोग, और वहाँ अब ट्यूबवेल भी लगा हुआ था। अब जानकारी लेने के लिए अब वहाँ पहुँच गए नरेश जी, और बातचीत शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर कोई तांत्रिक बाबा रहते हैं। और तब उस खेत के मालिक ने बोला कि हाँ, कभी कभी तो हम भी देखते हैं दिन के टाइम में, जरूर होंगे। तब नरेश बोले मैं वहीं से आ रहा हूँ, अब वहाँ तो कोई है ही नहीं। और तब खेत के मालिक बोला कि आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए, कहीं गए होंगे तो एक आध घंटा में ज़रूर लौट आएंगे। क्या काम है तांत्रिक बाबा से? लेकिन नरेश कुछ बताए नहीं, बोले कि बस तंत्र मंत्र का कुछ काम कराना है। और तब खेत के मालिक कहने लगे कि ठीक है, फिर तो आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए, ज़रूर वो आएंगे। मैं यहाँ पर उनको देखता रहता हूँ, हर रोज़ ही देखता हूँ, अभी कहीं गए होंगे। और इसके बाद नरेश जी इंतज़ार करने लगते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आखिरकार 2 घंटा के बाद एक तांत्रिक बाबा यानी अघोरी बाबा आते हुए दिखाई दिए। अब इसके बाद अघोरी बाबा का तो चरण ही पकड़ लिए थे नरेश जी। अघोरी बाबा चौंके कहने लगे,
अरे तुम उठो तो सही, कौन हो भाई? मुझसे क्या चाहिए? मैं तो अघोरी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बात क्या है बेटा, बात क्या है? आप नरेश जो थे अपना दुखड़ा सब कुछ बताने लगे कि बाबा, मैं कल इसी झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। अब मैं सब कुछ देखा। वो ट्रक से लड़की निकल कर के धुएं के रूप में से मैं उसको इंसान में रूप में भी देखा। बहुत ही सुंदर लड़की दिख रही थी और आपके पास में आई थी शमशान में। आप उससे बातचीत भी कर रहे थे। तो बाबा, उसी लड़की की वजह से मेरा ट्रक का नुकसान हो रहा है। कौन है लड़की? आप जरूर जानते होंगे, और हमारी ट्रक से अब उसको निकाल दीजिए। जो कहोगे बाबा, मैं करने के लिए तैयार हूं। बाबा सुने ना तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अब नरेश की तरफ घूरना शुरू किया। वो जान गए कि जरूर लड़का ये रात में आकर के देखा है। अब नरेश अब बार बार बाबा से अब यही कह रहे थे, बाबा हम पर उपकार कीजिए, किसी तरह से उस लड़की को हमारे ट्रक से निकाल दीजिए। अब बाबा समझाने लगे कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और बैठो, पानी पियोगे? अब नरेश कहने लगे कि बाबा, मैं पानी उसी शर्त पे पीऊँगा जब आप हाँ बोलोगे। आखिरकार अब पैर तो छोड़ नहीं रहे थे। नरेश जी उनका पैर पकड़ लिए थे कि बाबा मेरे पर उपकार करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हम गरीब परिवार के हैं और देखो कैसे कैसे हमने ट्रक खरीदा है, किन हालात में खरीदा है, और अगर हम ट्रक से कमाई नहीं करेंगे तो हमारा परिवार तो बिखर जाएगा। कर्जे वाले को किस्त देना है और हमारा जो ज़मीन है उसको वापस छुड़वाना भी है। तो जब हमारा ट्रक कमाई नहीं करेगा बाबा, तो कैसे मैं जी पाऊँगा? बाबा समझदार थे और कहने लगे, बेटा शांत हो जाओ, पानी पियो, अब मैं इसका समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा। आओ मेरे पास, मेरे साथ में चलो। अब वो एक आस्थान पर बिठाए, पानी भी पिलाए और तब कहने लगे कि बेटा नशा पानी करते हो? नरेश बोले, नहीं बाबा, ना हमारे घर खानदान में कोई किया है, ना मेरे बाप दादा ने, ना मैं भी नहीं करता हूँ। इन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। बाबा कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा मैं जो बता रहा हूँ ना, अब कान खोल के सुन लो। अब बाबा बताना शुरू किए। जैसे जैसे बाबा बता रहे थे ना, नरेश की आंखें अब फैलती जा रही थी। बाबा का कहना था कि देखो बालक, इस ट्रक में एक लड़की की आत्मा है। आओ, लड़की की आत्मा अब जानते हो कौन इसके अंदर बिठाया है? जो तुम्हारा अब ट्रक का मालिक होगा, जो ट्रक को चलाता होगा। अब वो ना जाने कहाँ से कैसे करके ट्रक के अंदर उस आत्मा को बिठा दिया और रोज उसको दारू और खाना खिलाता था। अब वो आत्मा ऐसी है कि उसको भोजन ही चाहिए। अब फिर तुम्हारा ट्रक मस्ती चलाओ, तुम्हारा काम अब तरक्की करता जाएगा। लेकिन खैर छोड़ो, तुम तो नशा पानी करते नहीं हो, तो तुम्हारे मतलब की तो बात नहीं है, जाने दो। अब सुनो बेटा, मैं तुम्हारी कोई अभी से ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें बता दिया ना। अब जो नरेश थे ना, समझ नहीं पाए थे कि बाबा अब थोड़ी देर में क्या क्या बोल गए। मुझे तो आधी बात समझ में आई, आधी समझ में नहीं आई। बाबा से कहने लगे, बाबा आप हमें विस्तार से बताइए। बाबा कहने लगे, देखो मोटा मोटी बताता हूँ, जो जिससे तुमने ट्रक खरीदा है ना, अब वो कोई तांत्रिक से, कोई अबोघोरी से, कोई भी किसी से भी तंत्र मंत्र करके एक सिद्धि प्राप्त किया हुआ था। एक लड़की का, एक आत्मा को अपने काबू में कर लिया था और अपने ट्रक में ही रखता था, इस लालच में कि वो आत्मा मेरी भला करेगी, मेरा काम अब दिनों रात चौगनी होता जाएगा। लेकिन उसके बीच में ऐसा सब कुछ होता रहा। बदले में दारू पिलाता था, उसको मांस भी खिलाता था, जो भी उसके खाने की चीज़ थे उसको देता भी था, और सालों तक कमाता रहा। ट्रक से अच्छी कमाई होती रही, घर में तरक्की भी होती रही। इसके बाद उसको बीमारी कोई पकड़ लिया था। अब बीमारी के वजह से ना तो अब ट्रक में जा रहा था, ना ट्रक चला रहा था। अब बीमारी भी ऐसा असाध्य उसको पकड़ लिया था कि बस डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था। इसके बाद उस लड़के की मौत भी हो गई। लेकिन उस ट्रक को कोई चला नहीं रहा था। घर वालों ने अब
अब तुम मानो या ना मानो, घर वाले इसके बारे में सब जानते थे। बाबा सब कुछ बता रहे थे। अब ऐसे ट्रक को बेचना चाहते थे जिसके बारे में कोई जानता ना हो। आज तुम अब फंस चुके हो। आप जो नरेश थे ना, अब एकदम डर चुके थे। कहने लगे, बाबा ये तो मैं सब कुछ देख चुका हूं, उपाय बताओ उससे बचने का। तब बाबा कहने लगे कि देखो बेटा, मैं तो कहूंगा इस ट्रक को तुम बेच दो किसी को, इस ट्रक को भूल जाओ। और नहीं तो दूसरा रास्ता है कि जैसे वो लड़का करता था, इसका मालिक पहला, तुम भी करो। तुम भी उसे वादा करो कि मैं तुम्हारा अब देखभाल करूंगा, तुम्हें वक्त पर खाना खिलाऊंगा, दारू पिलाऊंगा, तो तुम्हारे वो नुकसान नहीं करेगी, तुम्हारे ही साथ अब लग जाएगी। तो देख लो बेटा, दोनों ऑप्शन तुम्हें बता दिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस ट्रक से तुम दूरी हो जाओगे ना, हाँ तभी बढ़िया रहेगा। अब नरेश जी अब ट्रक कैसे बेचे? अब बड़ी मुश्किल से तो सब कुछ करके ट्रक खरीदा था। जब तक कर्जे वाले को कर्जा नहीं देते थे तो ट्रक तो बिकने से रहा। अब एक तरह से बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। बाबा से पूछने लगे कि इसके आगे कोई उपाय तो बताओ बाबा। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, मैं उसको निकाल नहीं सकूंगा। जिसने अब वो सिद्धि प्राप्त किया है, उस ट्रक में रखा है, अब वो ही सब कुछ कर सकता है, या कोई हमसे भी बड़ा कोई तांत्रिक हो तभी वो कुछ कर पाएगा। लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। अब वो जो नरेश थे कहने लगे कि बाबा, वो जो लड़की थी मैं रात में देखा था, आपके पास में आई थी। तब वो बाबा हंस पड़े थे। कहने लगे भाई वो तो आत्मा है, भूखी थी, मेरे पास में आई थी भोजन के लिए। वो मुझसे भोजन मांग रही थी। अब मैं उसको मना कर रहा था कि मेरे पास में तुम्हारे लायक इस टाइम में कोई भोजन नहीं है। वो दारू की जिद कर रही थी कि मुझे अब दारू दे दो, लेकिन मेरे पास में था नहीं तो मैं दूँ कहाँ से। वो मुझसे बहस कर रही थी कि आप कहीं से प्रबंध कराओ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। लेकिन मैं मना कर दिया था कि जाओ, मैं तो जान चुका था। आज जब तुम चले गए ने, शायद वो तुम्हारे पीछे दोबारा से चली गई थी, क्योंकि उसी ट्रक में उसका स्थान था, एक तरह से उसका घर था। तो बेटा देख लो, सारा कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। अब कोई शक तो नहीं है तुम्हारे मन में। अब जो नरेश थे ना, समझ गए थे। यही समझ गए कि कुछ दिनों तक कर्जे वाले को अब जैसे तैसे ट्रक चला करके कर्जा चुका दिया जाए। बाकी रहा अपनी ज़मीन की बात, तो अपनी घर की बात है। अब जिस भाव में ट्रक बिकेगा, ट्रक को बेच देंगे और कुछ पैसा और उधार लेंगे और दूसरा ट्रक खरीद लेंगे। मन अपना बना चुके थे। इसके बाद जब ट्रक में आए ना, तो ट्रक को घूरते रहे, देखते रहे कि आत्मा है कहाँ पर, लेकिन आत्मा उनको नजर नहीं आई। अब फिर उन्होंने आत्मा से अब वही वादा किया कि देखो, आप जो कोई भी हो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन अघोरी बाबा ने जो बताया है तब मैं समझ पाया हूँ। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने घर से बाहर जाओ, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा कोई नुकसान करो। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करूँगा, लेकिन बदले में मुझे गारंटी चाहिए कि मेरा ट्रक का कभी एक्सीडेंट ना हो, मेरी कमाई अब बढ़ती जाए। इतना वादा तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ट्रक में बैठे हुए जैसे ट्रक से बात कर रहे हो, बात तो उस आत्मा से कर रहे थे। यही बात न जाने कितनी बार दोहरा चुके थे। आखिरकार ऐसा कोई संकेत उनको नजर नहीं आया। इसके बाद अब अपने काम पर मैंने ट्रक लेकर चल पड़े थे। ना जाने क्या सूझी, रास्ते में दारू की बोतल खरीद लिया, जबकि वो पीते नहीं थे। इसके बाद ढाबा से नॉनवेज भी खरीद लिया, पैकेट में रख करके, और तब तक अंधेरा हो चुका था। एक जगह पर शांत जगह देख करके अब ट्रक को रोक दिए और दोनों चीज ट्रक में छोड़ करके खुद बाहर निकल आए। अब फिर ट्रक से जैसे बात करने लगे कि देखिए, मैं आपको उस रात में देखा था जब आप मेरे ट्रक से धुआं बन के निकली थी। मैंने आपका पीछा भी किया था कि मैं जानूं कि आप कौन हैं। आप तांत्रिक बाबा के पास गई थी और तांत्रिक बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया है।
आप मेरा नुकसान नहीं करेंगी, बदले में मैं आपका सेवा करता रहूँगा। देखिए, मैंने आपके लिए जो दारू है, दारू का बोतल खरीद के लाया हूँ और आपके मनपसंद नॉनवेज भी लेकर आया हूँ। ट्रक में रखा है, आप सेवन कीजिए और बदले में मुझे गारंटी दीजिए कि हमारे ट्रक का कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी जो काम है अब वो भी तरक्की करे। अब मैं ऐसा ही आपका सेवा करता रहूँगा। आखिरकार ये सब बोल करके ट्रक से बाहर निकल चुके थे और बैठ गए थे, इंतज़ार करने लगे। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, लेकिन केबिन के अंदर में ऐसा कोई कुछ चीज़ दिखा ही नहीं। कोई आत्मा, ना कोई लड़की, ना कोई धुआं। इंतजार करते रहे। आखिरकार 1.5 घंटे के बाद जब उनसे रहा नहीं गया, चलो केबिन के अंदर अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब वो केबिन का दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो देख करके हैरान हो जाते हैं। वो बोतल का ढक्कन खुला हुआ है, दारू गायब हो चुका है और वो जो पैकेज था खाने का, अब वो तरह से पिचक चुका है, अंदर का माल गायब हो चुका है। और तब उनके चेहरे पर अब मुस्कान आ चुकी थी। अब फिर उन्होंने उस लड़की को संबोधन किया, ट्रक को बोला कि देखिए, मैंने आपका काम अब कर चुका हूँ और ऐसा ही मैं करता रहूँगा और बदले में मुझे आपकी वही गारंटी चाहिए। और इसके बाद अब ट्रक से बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। अब जान चुके थे कि अगर हमें ये ट्रक चलाना है तो ये सेवा पानी तो करना ही पड़ेगा। वो जो डर रहे थे ना, उनका डर एक तरह से निकल चुका था। अब अघोरी बाबा ने बता दिया कि लड़की आपका कोई नुकसान नहीं करेगी, हाँ, बस उसका सेवा भाव किया जाए, जो भी उस चाहे उसको जैसा भोजन देते हैं देते रहो, अब बाकी सब कुछ सही रहेगा। वास्तव में ऐसे ही करते रहे नरेश जी। अब वास्तव में उनका काम जो था ना, तेजी से चलने लगा, पैसा पर पैसा कमाने लगे। एक काम पहुंचाते तब तक दूसरा काम रेडी रहता। मेहनत करते थे और पैसा ऐसा आया कि कर्जा चुका चुके थे, अपना खेत भी छुड़ा चुके थे और अपने माता पिता को ये बात बिल्कुल नहीं बताया था और ना नशा करते थे। उसी आत्मा के लिए दारू के बोतल खरीद के लाते थे, रखते थे, उसी के लिए खाना रखते थे, नॉनवेज रखते थे। और आखिरकार एक रात अब घर में थे, माता पिता पूछ रहे थे कि बेटा चलो अच्छा हुआ, हमें तो विश्वास नहीं था कि तुम अपना ट्रक खरीद करके और इतना कमा पाओगे, इतनी जल्दी हमारे खेत अब कर्जे से मुक्त हो जाएगा। और तब उनके मुंह से निकल गया कि देखो माँ, पिताजी, उसमें उस आत्मा लड़की का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे ही ये बात माता पिता के कान में पहुंचा, और तब तक नरेश को लगा कि वो तो गलत बोलती है। अब माता पिता आसानी से पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। पूछने लगे कि बेटा सच बता, क्या चल रहा है तेरे ट्रक में। आखिरकार वो छिपाते रहे, लेकिन माता पिता थे, कब तक छिपाते। आखिरकार उनको बोलना ही पड़ा कि देखो माँ, देखो पिताजी, ऐसा ऐसा मुझे करना पड़ा। अब मैं आपको बताया था ना कि हमारे ट्रक में कोई आत्मा है, जरूर वही थी, लेकिन वो तांत्रिक बाबा पकड़ नहीं पाए थे। और इसके बाद सारा किस्सा बता चुके थे। माता पिता जो थे ना, डर चुके थे। कहने लगे बेटा ना 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 ना, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इकलौते औलाद हो। बहन जरूर थी, लेकिन थे तो इकलौते ही भाई। कहने लगे ना, हमें रिस्क नहीं लेना बेटा, इस ट्रक को जितना जल्दी हो सके तुम बेचो, अब नया ट्रक ले लो, अब तो तुम्हारे पैसा आ चुका है। अब वो ट्रक बेचना नहीं चाहते थे नरेश, जानते थे कि अब इसमें हमें फायदा है, वो आत्मा लड़की हमारी मदद करती है पैसा कमाने में, तो क्यों भला हम ट्रक को बेचूं। नरेश अब मन में सोच लिए थे कि माता पिता तो सही बोल रहे हैं, हमारे भले के ही लिए बोल रहे हैं, अब इस ट्रक को बेच ही देना ठीक रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। मन में एक तरह से अब नरेश भी ठान लिया था कि अब मैं ज़्यादा दिन इस ट्रक को चलाऊंगा नहीं और मैं इस ट्रक को ग्राहक देखता हूँ, कोई सही सा ग्राहक मिल जाता है, इसके बाद ट्रक को निकाल दूंगा। अब रात को अपना माल लेकर के हाईवे पे चले जा रहे थे। अचानक फिर वही होता है,
ट्रक अचानक गड़गड़ा करके एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। अब वहां पर कोई ना बस्ती है, ना कोई गांव है, ना कोई दुकान है। अब रात का वक्त, अभी आधी रात। नरेश एकदम हैरान रह जाते हैं। ट्रक में धुआं नहीं निकलता है, कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिलता है जैसा पहले मिला करता था। नरेश बड़ी हैरानी से अपने ट्रक को देखते हैं। अब फिर कुछ देर के बाद ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है दोबारा स्टार्ट करूं तो ट्रक स्टार्ट हो जाए, लेकिन बहुत बार उन्होंने ट्राई कर लिया, ट्रक बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब फिर नरेश को लगा कि अरे उस आत्मा को तो हम भोजन देते ही हैं, दारू देते ही हैं, तो क्यों ना उसी से बात किया जाए। वो आत्मा को अब अपने पास में कभी उन्होंने देखा नहीं था, बस पहली नज़र शमशान की ओर जा रही थी और तभी उन्होंने उस आत्मा को देखा था। अब उस आत्मा को एक तरह से बात करने लगे कि देखो, जैसा मैं आपको हर रोज भोजन देता हूं, आज भी दिया हूं, तो आखिरकार मेरा ये ट्रक क्यों बंद हो गया है। अब ऐसे ही बार बार सवाल पर सवाल कर रहे थे। अब फिर वो धुआं निकलना शुरू हो गया, गाढ़ा गाढ़ा धुआं। वह धुआं देखते ही देखते एक लड़की का रूप अब धारण कर लिया था, और वो भी केबिन में, जहां पर कंडक्टर सीट हुआ करता है। उसी कंडक्टर सीट पर वो धुएं वाली लड़की बैठ चुकी थी। आज जब धुआं छटा ना, तो एकदम इंसानी रूप में वो लड़की नजर आ रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल, चेहरा बहुत ही सुंदर, गोरी चिट्ठी, कपड़ा एकदम लाल रंग का अब उसने पहन रखा है। अपनी आंखों से घूर करके अब नरेश की तरफ देखती है, और नरेश का तो जैसे हवा खराब हो गया हो। उस लड़की को इतना समीप बैठे हुए देख करके डर चुके थे कि अब क्या होगा भाई, ऐसा मैंने कौन सा गलती कर दिया। अब वो जो ट्रक बेचने का बात था ना, अब उस टाइम तो दिमाग से निकल चुका था, लेकिन जो लड़की थी ना, अब वो एक तरह से नरेश से अब बोलने लगे, तुमने कैसे ट्रक बेचने का सोच लिया? मैं तुम्हें ट्रक बेचने दूंगी क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस ट्रक को बेच दोगे और तुम इस ट्रक से छुट्टी पा जाओगे? ऐसा तो मैं कतई नहीं होने दूंगी। नरेश अब एकदम डरे हुए थे। लड़की अब उनसे बार बार वही सवाल का जवाब दे रही थी कि ऐसा नहीं होगा, तुम ट्रक को बेच नहीं पाओगे। अब तो हमारे साथ तुम्हारा एक तरह से रिश्ता हो चुका है। तुम मुझे खाना खिलाते हो और मैं तुम्हारी ट्रक की रखवाली करती हूँ, और तुम्हारी आमदनी को मैं डबल करने की कोशिश करती हूँ। तो हमारा तुम्हारा अब एक तरह से संबंध हो चुका है। तुम मुझे त्याग नहीं सकते और ना मैं तुझे त्यागने दे सकती हूँ। और इसके बाद वो औरत अपनी सीट से, लड़की सीट से उठी और सीधा नरेश के अब ड्राइविंग सीट के पास आ गई, और गले से जैसे कोई पत्नी अपने पति को पकड़ता है, और वैसे ही गले से अब झूल गई थी। और इसके बाद नरेश को जैसे सब कुछ, नरेश अपने आप को भूलते जा रहे थे। वो लड़की बार बार उनके कान में कह रही थी कि अब मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती, चाहे तुम जितना कोशिश कर लो, मैं तुमसे दूर कभी जा ही नहीं सकती। तुमने मेरी बहुत सेवा किया, तुमने हर रोज मेरा ख्याल रखा है, और ऐसा मुझे कोई और नहीं मिलेगा। तो तुम तो भूल ही जाओ कि ट्रक तुम किसको बेच पाओगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, ना तुम्हें मैं कहीं जाने दूंगी। और इसके बाद जो नरेश थे ना, उस लड़की के प्रेम जाल में फंस चुके थे, और जानते हुए भी कि ये आत्मा लड़की है, लेकिन उस टाइम में पूरे शरीर में थी, एक इंसानी जिस्म की तरह। और लड़की ने उस पर अब कोई जादू भी कर रखा था। बहकाव में एक तरह से नरेश जी आ गए थे। अब फिर अपनी प्रेम, अब एक तरह से प्रेम करने के बाद लड़की ने उनको बोला कि देखो, ये जो बात है ना, हमारे तुम्हारे बीच में रहना चाहिए। ये बात को कोई तीसरा जान ना पाए, तुम्हारे माता पिता भी ना जान पाए। मैं जानती हूं कि तुम्हारे माता पिता इस ट्रक को बेचने के लिए कहे हैं, लेकिन उनको किसी न किसी तरह से अब समझाओ कि नहीं,
ये ट्रक मैं नहीं बेचूंगा। अब इस तरह से जादू में अब बंधे हुए थे नरेश जी उस लड़की के जादू में, और फिर अपना काम पर चल पड़े। अब जो डर था ना, एक तरह से उनका निकल चुका था। जान चुके थे कि ये लड़की मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, मैं जब ट्रक बेचूंगा ना तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं और मुझे मार ही देगी। अब एक तरह से अब इनको अब यही लगा था कि अब हमें इसका साथ बिल्कुल निभाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं छोड़ता हूं तो ये लड़की मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगी और मुझे भी पहुंचाएगी। यही सोच करके नरेश जी अपना काम अब चालू कर दिया था। लड़की कभी दिन में नजर नहीं आती थी, लेकिन उस रात से जब पहली बार अब नरेश के सामने आई थी ना, जब भी खाना पानी देते, अब तो ये एक आम बात हो गई थी। रात के अंधेरे में अब सुनसान जगह पर ट्रक रोकते नरेश जी, अब फिर उसको आवाज देते कि आ जाओ, खाना पानी अब तैयार है। खाना पानी अब खाने के मतलब दारू और नॉनवेज अब खाती थी। इसके बाद नरेश जी अब प्यार भी करते थे। अब कुछ देर आराम करने के बाद लड़की फिर अब एक तरह से धुआं की तरफ गायब हो जाती थी और जाते जाते बोल भी जाती थी कि देखो, ये बात को दूसरे तक, मतलब हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, तीसरा व्यक्ति जाने नहीं। हर बार जब मिलती थी ना तो चिताती थी। खैर, अब नरेश जी अपने घर पहुंच गए थे, गांव पहुंच गए थे। माता पिता पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ, ट्रक तुम बेचने के लिए बोल रही थी ना, अभी तक कोई ग्राहक नहीं मिला। अब जो ट्रक की बात आई ना तो नरेश जी का अब जो चेहरा अब थोड़ा सा अलग हो गया था। माता पिता तो अपने अब बच्चे को पहचान जाते हैं कि जरूर कोई बात बेटा छिपा रहा है। पूछने लगे कि बात क्या है बेटा, बात क्या है, बताओ तो सही। लेकिन नरेश बताना तो चाहते थे, लेकिन जानते थे कि अगर मैं अपने माता पिता से कुछ बात बताऊंगा तो लड़की कहीं आसपास में होगी तो जरूर सुन लेगी। उन्होंने एक तरीका निकाला, एक चिट्ठी लिखी अपने माँ बाप के नाम पर। चुपके से अपने माँ को थमा दिया कि माँ, मेरे जाने के बाद जब मैं दूर निकल जाऊं ना, तब इस चिट्ठी को पढ़ना, आप फिर बताना, मुझे ऐसे ही जवाब चाहिए, बोल के मत बताना बिल्कुल, नहीं तो वो लड़की आसपास में रहती है और आपकी हमारी बात सारी सुन लेगी। इसके बाद चिट्ठी देकर के वो निकल चुके थे। इधर माँ बाप ने जब चिट्ठी पढ़ा तो हिल चुके थे कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ में, मेरा बेटा तो बुरी तरह से फंस चुका है। अब वो तांत्रिक के पास दौड़ना शुरू किए। एक के पास गए, उसने मना किया, दूसरे के पास भी गए, उसने मना किया कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। आखिरकार एक शमशान का शरण लिए एक औघड़ बाबा के पास में गए कि बाबा ऐसे ऐसे मेरे बेटे के साथ चल रही है, तांत्रिक सब मना कर रहे हैं, बस आखिरी सहारा आप हो, आप हमारी मदद करो। बाबा तो पहले मना करने लगे, ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तुम जाओ यहां से, मुझे मेरी साधना अब करने दो। लेकिन नरेश के माँ बाप चरण पकड़ लिए थे बाबा का कि बाबा मेरे लड़के का उद्धार करो, अभी तो उसका शादी ब्याह भी नहीं हुआ और ऐसा ऐसा खेल चल रहा है उसका, वो आत्मा तो उससे चिपट चुकी है, एक तरह से उसकी पत्नी बन चुकी है। बाबा उस आत्मा को हमारे बेटे से अलग कराओ। और आखिरकार बाबा को मानना पड़ा। कहने लगे कि ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपने आप को तैयार करूं, आप फिर तुम अगले दिन आना, आप फिर हम जो करना होगा हम करेंगे। थोड़ी संतुष्टि हुई माँ बाप को। इसके बाद माँ बाप चले आए थे अपने घर पर। आज जो नरेश थे ना, वो तो अपना ट्रक चला रहे थे, उनको तो पता भी नहीं कि घर पर माँ बाप क्या कर रहे हैं, लेकिन जरूर उनको ये उम्मीद थी कि माँ बाप मेरे भले के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। लेकिन अपने ट्रक में उस लड़की को एहसास भी नहीं होने दिया था कि ऐसा ऐसा चिट्ठी पत्री घर पर लिख के आए हैं, दे के आए हैं। और उस रात भी अपना जगह पर रुके। अब वही सब खाना पीना, प्रेम व्यवहार जो कुछ करते थे उस लड़की के साथ में किए। इसके बाद अपना ट्रक दौड़ाने लगे, जहां उनकी मंजिल थी अब वहां पहुंचने लगे। और इधर सुबह हुआ, दोपहर के बाद बाबा ने अब वो बुलाए थे कि आ जाना, आप फिर हम बात करेंगे। माता पिता नरेश के दोपहर के बाद में
उसी शमशान में अवघड़ बाबा के पास पहुंच गए थे। अब बाबा कहने लगे बैठो। अब फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले गए थे। जब आंखें खोले ना तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अब कहने लगे अरे ये तो मेरा ही भेजा हुआ ये चीज है, मैंने ही एक ड्राइवर को ऐसा दिया था। अब देखो कुदरत का खेल, अब वही चीज अब मेरे पास लौट के आ रही है। आप जो नरेश के माता पिता थे ना, हैरान थे कि बाबा बोल तो क्या रहे हैं, अब वो समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार बाबा कहने लगे कि एक ट्रक ड्राइवर था, उसको एक सिद्धि प्राप्त करनी थी, वो भी आप लोग जैसे हो, वो आकर के चरण पकड़ लिया था कि बाबा मुझे एक आत्मा लड़की का सिद्धि करना है, मेरा ट्रक में नुकसान चल रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि आत्मा लड़की ऐसा कोई पवित्र मिले जो हमारे ट्रक की आय को बढ़ा दे, और उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा। तब मैंने उसको मना करता रहा कि नहीं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। एक हफ्ता तक हमारे पास में दौड़ दौड़ के आता रहा। तब मैंने ऐसी एक शक्ति उसको दिया था, लेकिन वो शक्ति ऐसी थी कि उसको भोजन चाहिए, दारू चाहिए और उसको प्यार भी चाहिए, तभी वो टिक पाएगी। अगर वो तीनों चीज़ उसको ना मिले तो अपने ही मालिक पर झपट पड़ती है, उसको ऐसी बीमारी से ग्रसित कर देती है कि डॉक्टर उसको इलाज ही नहीं कर पाते हैं। अब देखो वही केस मेरे पास में अब दोबारा आ गया। खैर आप टेंशन मत लो, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं उसको वापस बुला दूंगा। अब तुम लोग निश्चित होकर अपने घर लौटो और ये मामला मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। अब जैसे नरेश को माता पिता को मन में शांति मिली और वो समझ गए कि अगर नरेश ऐसी कोई गलती कर देता है तो उसके साथ में ऐसे ही वो लड़की करेगी, उस पर कोई ऐसी असाध्य बीमारी लगा देगी और उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे। दहल चुके थे उस अवघड़ बाबा की बात सुन करके, लेकिन अब मन में संतुष्टि थी कि चलो अवघड़ बाबा ने हमारी बात मान लिया है और वो भेजी हुई शक्ति उन्हीं की थी, तो जरूर वापस कर लेंगे। और उधर अब रात का टाइम था, जब पूरी अब अपना बोतल और जो भी नॉनवेज था अब एक जगह पर ट्रक रोक करके और उस लड़की को अब खाना खिला रहे थे। आधी रात के वक्त के आसपास में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में, और लड़की अभी आधा बोतल का घूंट भरा था। और तभी ऐसा लगा नरेश को कि वो लड़की फिर धुआं में बदल चुकी है और वो धुआं उड़ता हुआ ट्रक से बाहर निकल गया, आसमान की तरफ उड़ चुका था। और उस लड़की को आवाज देते रहे कि तुम बिना भोजन किए कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, लेकिन लड़की ने कोई जवाब ही नहीं दिया। धुआं में बदली और फिर आसमान की तरह जैसे हवा में उड़ चुकी हो। अब इसके बाद काफी देर तक इंतजार करते रहे नरेश की अब लड़की आएगी, अब लड़की आएगी, लेकिन लड़की नहीं आई। तब वो अपना ट्रक स्टार्ट करके अब चल पड़े थे, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पाए थे कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। जब अपने घर लौटे ना 2 दिन के बाद में, आज जब घर पहुंचे तब माता पिता अब एक तरह से मुस्कुरा करके स्वागत किया। तब उनको राहत महसूस हुआ कि जरूर माता पिता मुस्कुरा रहे हैं तो जो कुछ हमने बोला था उसका निवारण कर चुके होंगे। और वही हुआ। माता पिता ने हंस करके बताया कि बेटे हमने सब कुछ सही कर दिया। तब नरेश जी को घटना याद आ गया, जब वो लड़की खाना खा रही थी, दारू पी रही थी और आधा अधूरा खाई थी, तभी धुआं में बदल चुकी थी और उनके आंखों के सामने में वो धुआं में बदल करके आसमान की तरफ उड़ती चली गई। अब फिर वो नजर नहीं आई। अब सब कुछ खेल समझ में आ चुका था। नरेश का मन बिल्कुल शांत हो गया था और वो जो माता पिता थे वो भी खुश थे। अब फिर भी माता पिता ने कहा कि बेटा अब इस ट्रक को तू बेच दे, ये ट्रक रहेगा ना तो लड़की कहीं भी अगर बाद में हो सकता है कि इस ट्रक पर आ जाए, हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। नरेश को भी समझ में आ गया था। इसके बाद उस ट्रक को बेच ही दिए थे। फिर इतना पैसा तो जरूर कमा लिए थे और नया ट्रक उन्होंने लिया और वो भी ट्रक अब जैसे आमदनी
पुरानी ट्रक देती थी और उससे ज़्यादा ही अब आमदनी उनका होने लगा था। इसके बाद माता पिता ने उनका शादी किया। अब एक तरह से परिवार नरेश जी का बस चुका था और सब कुछ सही चल रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नरेश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो राज की कहानियां में, तो जरूर जाइएगा। उसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उन कहानियों का आनंद जरूर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी चैनल पर कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।